अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद यूपी पुलिस ने अपराधियों की एक लिस्ट बना ली है। इसमें कुल 61 ऐसे नामों को शामिल किया गया है जिन पर हत्या, अपहरण, अवैध शराब कारोबार और अवैध संपत्ति जुटाने या कब्जाने के आरोप हैं। अब यूपी पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिसमें पहला नंबर जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का है, तो दूसरे नंबर पर अपराधी उधम सिंह का नाम शामिल है। वहीं अतीक और अशरफ के मर्डर में जिस सुंदर भाटी का कनेक्शन सामने आया है उसे भी लिस्ट में रखा गया है। वहीं कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो और हाजी याकूब कुरैशी को भी लिस्ट आउट किया गया है। और अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे अतीक, अशरफ और असद के खात्मे के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को लेकर बयान दिया। माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में माफिया की लिस्ट तैयार हो गई है। उन अपराधियों की आखिरी घड़ी आ गई है जो अब तक उत्तर प्रदेश को दहलाने की कोशिश करते रहे, 2017 से पहले कानून को चुनौती देते रहे और अपराध की दुनिया में नए नए कांड करते रहे। उन 61 अपराधियों को दंड देने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है मुख्तार अंसारी, उधम सिंह, बदन सिंह बद्दो, हाजी याकूब कुरैशी, सुंदर भाटी। यूपी में माफिया की नई लिस्ट आ गई है। 2017 से पहले जो अपराधी यूपी को दहलाते रहे, बड़े बड़े कांड करते रहे, अब उन अपराधियों के अपराध की आखिरी घड़ी आ गई है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है मुख्तार अंसारी का। इसके अलावा योगेश भदौड़ा, बदन सिंह बद्दो, सुंदर भाटी, अखंड प्रताप सिंह, कुंटू सिंह जैसे अपराधी शामिल हैं। ये वो नाम हैं जिनके खिलाफ लूट, हत्या जैसे संगीन आपराधिक केस दर्ज है, जिसका अब नंबर आ गया है। सीएम योगी ने खुद कहा कि जो पहले जिलों के लिए संकट बन गए थे, अब वो खुद संकट में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के तहत काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। टॉप माफिया की लिस्ट में टॉप पर माफिया मुख्तार अंसारी का नाम है, जो यूपी के बांदा जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी पर पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ साथ अब इनकम टैक्स का शिकंजा कसने जा रहा है। जिस तरह से अपने रसूख को दिखाकर मुख्तार अंसारी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी की थी, उसको पहले ही जब्त करने का काम किया जा चुका है। लेकिन अब इनकम टैक्स टीम को अपनी जांच के दौरान मुख्तार अंसारी से जुड़ी कई और बेनामी संपत्तियों का पता चला है, जिसमें 125 करोड़ की बेनामी संपत्ति की जानकारी, मुख्तार अंसारी के करीबी के नाम पर संपत्ति, कई बेनामी संपत्तियों पर अब तक एक्शन हो चुका है। और जिन बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है, उसको लेकर जल्द ही मुख्तार अंसारी से पूछताछ हो सकती है। ये पूछताछ 3 चरणों में हो सकती है। ऐसे में जल्द ही मुख्तार अंसारी के काले कारनामों में उसका साथ देने वालों के चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं, जिनके नाम पर मुख्तार अंसारी एक के बाद एक बेनामी संपत्ति खरीदता चला गया। तो वहीं उन अपराधियों को सीएम योगी ने साफ संदेश दे दिया कि ये नया उत्तर प्रदेश है, 2017 से पहले का नहीं। अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अतीक अहमद की वसूली का सबसे नया सबूत न्यूज 18 के हाथ लगाए। साबरमती जेल में बैठकर भी अतीक लोगों को धमकाने से बाज नहीं आता था। अतीक के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि किस तरह से वो सलाखों के पीछे से वसूली का रैकेट चलाता था। मुस्लिम नाम के एक बिल्डर को अतीक ने अपने बेटों को पैसा पहुंचाने को कहा था और ये चैट इसी साल 7 जनवरी को भेजी गई थी, जिसमें अतीक कहता है, मुस्लिम साहब बहुतों ने हमसे फायदा उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे घर ने उठाया। आज कमजोर कमजोर लोग हमारे खिलाफ FIR लिख रहे हैं, पुलिस की शय में काम कर रहे हैं। साथ ही अतीक ये भी लिखता है कि बहुत सारे जल्दी हालात बदल रहे हैं, ऐसे मेरे कोई लड़के न डॉक्टर बनेंगे न वकील बनेंगे, सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह हिसाब जरूर होगा। तो सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या उमेशपाल मर्डर के लिए अतीक पैसे जुटा रहा था या फिर शाइस्ता को मेयर का चुनाव लड़ाने के लिए वसूली कर रहा था। आपको पूरी रिपोर्ट इसी को लेकर दिखाते हैं। अतीक अहमद की गुंडागर्दी जो खौफ, दबंगई और दहशतगर्दी से अपनी दुकान चलाता था, जो जेल से ही मौत की स्क्रिप्ट लिखता था, जो कहता था कि उसे जेल में कोई सुख सुविधा नहीं मिलती, उस अतीक के गुंडागर्दी वाले सबूत अब सामने आ गए हैं। अतीक के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि किस तरह वो सलाखों के पीछे से वसूली कर रैकेट चलाता था। मुस्लिम नाम के एक बिल्डर को अतीक ने अपने बेटों को पैसे पहुंचाने को कहा था। योगी सरकार द्वारा अतीक अहमद के अधिकांश आर्थिक स्रोतों को बंद कर दिए जाने के बाद मां शाइस्ता परवीन को चुनाव लड़ने के लिए जरूरी पैसे जुटाने और उन्हें जिताने की जिम्मेदारी असद को सौंपी गई थी। इस दौरान असद जेल में बंद अपने पिता अतीक, चाचा अशरफ और भाई उमर के संदेशों को लेकर लखनऊ के तमाम बिल्डरों से न सिर्फ करोड़ों की वसूली कर रहा था, बल्कि मां को जिताने के लिए प्रयागराज स्थित अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यक कॉलोनी बसाकर उसकी डेमोग्राफी को भी बदलने का प्रयास कर रहा था। अतीक ने चैट में लिखा, मुस्लिम साहब, पूरे इलाहाबाद में बहुतों ने हमसे फायदा उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे घर ने उठाया। आज लोग हमारे खिलाफ FIR लिखा रहे हैं और पुलिस की शह पर काम कर रहे हैं। पुलिस ने शह देना बंद कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। ये चैट इसी साल 7 जनवरी को भेजी गई थी। 5 जनवरी को अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन BSP में शामिल हुई थी और मेयर बनी थी। माना ये जा रहा है कि अतीक ने तमाम लोगों से चुनाव टैक्स मांगा था। अतीक ने आगे लिखा, आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, बहुत जल्दी ही सारे हालात बदल रहे हैं। मैंने सब्र कर लिया है, मेरा कोई लड़का ना डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा और सिर्फ हिसाब होना है। इंशाअल्लाह जल्द ही हिसाब शुरू कर दूंगा। ये धमकी अतीक ने साबरमती जेल से बैठे बैठे ही दे दी और जब उससे पुलिस पूछताछ में सवाल किए गए थे तो वो पुलिस वालों पर ही भड़क गया था। पूछताछ में अतीक बोला था, जेल में कहीं फोन मिलता है, सब राजनीतिक साजिश है, जेल में कोई सुविधा नहीं मिलती, साबरमती जेल में फोन नहीं है, किसी से फोन पर बात नहीं हुई। पूछताछ में भले ही अतीक ने जेल में फोन इस्तेमाल की बात से इनकार कर दिया हो, लेकिन उसके व्हाट्सएप चैट से इस बात का भी खुलासा होता है कि उसने ही उमेशपाल मर्डर की स्क्रिप्ट जेल से लिखी थी, क्योंकि जेल में ही बैठकर वो काले साम्राज्य का गुणा गणित लगा रहा था। अतीक के चैट में ये भी लिखा है कि जहाँ तक आपका घर है वहाँ कोई जान से मारने लायक नहीं है, लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूँ, आपसे अच्छे मुस्लिम और मुस्लिम का ससुर, ये 3 लोग पेट भर मार खाएंगे। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ। मुस्लिम नाम के शख्स से करीब आधे घंटे की बातचीत में अतीक ने कई बार उसे धमकी दी और मारने पीटने और हत्या करने की बात से मुस्लिम नाम के शख्स को डराया। इस बात की तस्दीक अतीक के चैट से हो जाती है। खैर, शूटआउट में भले ही अतीक मारा गया हो, उसका भाई अशरफ, जो बरेली जेल से ही बैठकर अतीक की दहशतगर्दी में उसका साथ देता था, वो भी अब कब्र में दफन हो चुका है। लेकिन कुछ सवाल अब भी हैं जो अब बाहर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अतीक भले ही जेल से वसूली कर रहा था, लेकिन उसका बेटा असद भी कम नहीं था। अतीक की चैट हमने आपको दिखाई। अब आपको एनकाउंटर में मारे गए अतीक के तीसरे नंबर के बेटे की एक ऑडियो सुनाते हैं, जिसमें वो बिल्डर से रंगदारी मांगता सुनाई दे रहा है। हेलो। कौन किए थे? ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने से, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल। तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। नहीं तो मुलाकात न कर पाएंगे ये कहना चाह रहे हैं आप? तो मुलाकात कर लिया जाता है। तो कैसे हो पेशी पे भी ना आ पाएंगे आप? जेल पेशी पे न बुलाओ हमको, पेशी पे असल में चूंकि हम वहाँ जाते भी नहीं, हम कचहरी उचहरी ज्यादा। तो फिर कैसे मुलाकात होगी? मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं उमर भाई से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो अच्छा, हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी उचहरी बहुत कम जाते हैं ना। एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। साहब वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब समझे नहीं। उस पे हम आगे क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी तुमने जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। इमरान कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है मुस्लिम साहब हम नहीं जानते। नहीं, सुन तो लो हमारी बात। और अगर कोई मसला मसाइल हमारे साथ बचपन से हमारे दोस्त भी रहे, कोई मसला मसाइल है, कभी फोन फान आता है तो हम इनकार तो कर नहीं सकते किसी को। वही बात है ना कि 12:30 भाई हम भी देखते हैं गाड़ी आपके यहाँ। नहीं, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, पता नहीं कौन मिलने आता है, किससे मिलने आता है। आज तो आए थे, मुलाकात करके फिर चले गए किसी के साथ। बस वही बात है। चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं। हमारा नंबर सेव कर लीजिए, बस फोन उठा लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। अतीक अशरफ शूटआउट के बाद अब सबसे मोस्ट वांटेड लेडी अतीक की बेगम शाइस्ता बन चुकी हैं। अतीक मारा गया, बेटा असद ढेर हो गया, लेकिन शाइस्ता अब तक सामने नहीं आई। अब यूपी पुलिस ने अतीक की पत्नी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन शाइस्ता कहां है अब तक पता नहीं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या शाइस्ता कानून के सामने खुद हाजिर होगी, या फिर उसके दिमाग में बदले की चिंगारी अब शोले का रूप ले रही है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। गुड्डू मुस्लिम पति और देवर को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन गायब रही। उमेश पाल की हत्या के आरोपी लाडले बेटे असद को एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन ने उसे आखिरी बार देखना तक मुनासिब नहीं समझा। तेरह अप्रैल को मुठभेड़ में बेटे की मौत और 15 अप्रैल को पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के बावजूद शाइस्ता परवीन लापता है। शाइस्ता खुद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है, लेकिन शातिर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए वो हर मुमकिन हथकंडा आजमाने में जुटी है। गिरफ्तारी या सरेंडर से पहले कानून की नजर में शाइस्ता फरार आरोपियों की फहरिस्त में है। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या शाइस्ता ही अब अतीक के क्रिमिनल कुनबे को संभालेगी, क्योंकि पति अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, देवर अशरफ का भी मर्डर हो चुका है, तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, बड़े बेटे उमर और अली जेल में कैद हैं, तो 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद हैं।
पुलिस के मुताबिक अतीक एंड फैमिली के कई और सदस्य और रिश्तेदार वांटेड हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शाइस्ता परवीन कानून का सामना करेगी या फिर अतीक के जुर्म और जुल्म की सल्तनत की सुल्ताना बनना पसंद करेगी। तो अतीक अशरफ हत्या मामले को लेकर अब एसआईटी जांच में जुट गई है। दोनों भाइयों को मारने वाले तीनों शूटर से प्रतापगढ़ जेल में पूछताछ की जा रही है। साथ ही उन पुलिस वालों से भी पूछताछ की जा रही है जो वारदात के वक्त अतीक और अशरफ के साथ मौजूद थे। एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है, देखिए हमारी रिपोर्ट। कॉल्विन अस्पताल के बाहर सरेआम अतीक और अशरफ की गोली मारकर हुई हत्या के बाद सवाल पुलिस पर उठने लगे। सवाल लाजमी था कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। पूरे मामले की जांच के लिए सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया, जो इस पूरे वारदात की जांच में जुट गई है। शाहगंज थाने से एफआईआर की कॉपी ली। कॉल्विन अस्पताल की सीसीटीवी का डीवीआर भी एसआईटी ने कब्जे में लिया है। एसआईटी ने आसपास के घरों की सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ली है। पेशी पर ले जाने वाली पुलिस की टीम से पूछताछ कर रही है। घटना का सीन रिक्रिएट करने की तैयारी में एसआईटी टीम जुटी हुई है। एसआईटी पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। हर एक तथ्य को खंगाला जा रहा है। घटना के वक्त अतीक और अशरफ के साथ मौजूद हर पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज हो रहे हैं। शूटआउट के वक्त मौजूद पुलिस वालों से एसआईटी ने कई अहम सवाल भी पूछे। किस समय घटना हुई, किस तरीके से गोली चलाई गई, किस किस ओर फायरिंग की गई, सबसे पहले किसने आरोपियों को पकड़ा, सरेंडर के बाद क्या क्या सामान बरामद हुए, पकड़े जाने के बाद आरोपियों ने क्या क्या बताया, आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए कहां रुके थे, घटना को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने किन गाड़ियों का इस्तेमाल किया, अभी तक आरोपियों से क्या क्या जानकारी मिली। उधर अतीक को मारने वाले तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल में रखा गया है। तन्हाई बैरक में तीनों की कड़ी निगरानी की जा रही है, जहां न्यायिक हिरासत में आरोपियों से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा एसआईटी की टीम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन सी गोली कितनी दूर से चली थी। अतीक अशरफ की हत्या के बाद सरकार पूरी तरह सख्त है। 3 स्तर पर इस मामले की जांच करवाई जा रही है। इसके लिए न्यायिक आयोग, उच्च स्तरीय एसआईटी और प्रयागराज पुलिस की एसआईटी जांच में जुटी हुई है। माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में अब एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। आज एसआईटी ने शाहगंज थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी ली और उसके बाद कॉल्विन हॉस्पिटल, जहां पर अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, वहां के सभी सीसीटीवी फुटेज और आसपास मौजूद घरों के डीवीआर को जब्त कर लिया है। एसआईटी ने आज पेशी के दौरान जो पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ के साथ मौजूद थे, उनके भी बयान दर्ज किए। एसआईटी ने पूछा घटना का समय, गोली चलाने का तरीका, सबसे पहले आरोपियों को किसने पकड़ा, ऐसे तमाम सवाल के एसआईटी ने यह भी पूछा कि सबसे पहले किस आरोपी ने गोली चलाई थी, उसको कब पकड़ा गया, कौन से पुलिसकर्मी ने किसको पकड़ा, ये तमाम सवाल थे। आखिर जो आरोपी थे वो कहां पर रुके थे, उनके रुकने की व्यवस्था किसने कराई थी, प्रथम दृष्टया किस किस को क्या जानकारी थे, ये सभी बयान आज एसआईटी ने पुलिसकर्मियों से दर्ज कराए। इसके अलावा पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद एसआईटी अब जल्द ही सीन रिक्रिएट कर सकती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और एलडी ने मिलकर लड़ने का फैसला किया था, लेकिन कई निकाय सीटों पर दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने ताल ठोक रहे हैं। आरएलडी ने मेरठ की मेयर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, तो मवाना से लेकर बड़ौत और खेकड़ा नगर पालिका सीट पर भी दोनों पार्टियों के कैंडिडेट ताल ठोक रहे हैं। दोनों ही पार्टी के कोई भी प्रत्याशी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या एसपी आरएलडी का गठबंधन 2024 से पहले टूट तो नहीं जाएगा? – 2022 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुई अखिलेश जयंत की दोस्ती में दरार है। निकाय चुनाव में सीटों के बंटवारे पर रार है। आखिर गठबंधन तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल न्यूज 18 ने तब उठाए जब चुनाव आयोग ने आरएलडी से
क्षेत्रीय पार्टी की पहचान छीन ली थी और जाटलैंड में कमजोर होती जयंत की पार्टी से अखिलेश का मोह भंग होने लगा, जो अब खुलकर सामने आ चुका है। क्योंकि जिस मेरठ सीट पर पहले समाजवादी पार्टी ने मेयर के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, उसी सीट पर अब आरएलडी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। यानी गठबंधन के दो प्रत्याशी अब आमने सामने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद ने कई सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि मेरठ मेयर पद के लिए रालोद अपना प्रत्याशी उतारेगा। मेरठ मेयर पद के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में क्या अब समाजवादी पार्टी और रालोद के कैंडिडेट आमने सामने होंगे? कभी साथ साथ 2024 के लिए हुंकार भरने वाली दो सियासी दल सत्ता के सेमीफाइनल में अब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पीछे नहीं हटना चाहती और आरएलडी खुद को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही है और यही से गठबंधन में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई है। हम लोग राष्ट्रीय लोकदल केंद्रीय नेतृत्व चौधरी साहब अभी भी पक्षधर में है कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी अपने घोषित हमारी सीटों पर किए हैं उनको वो वापस ले लें। तो हम भी अभी गठबंधन में, हम तो पक्षधर में हैं। हम तो अभी भी समाजवादी पार्टी को बड़ा भाई मानकर, हम छोटे भाई मानकर हम लोग उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ करते हैं कि चलिए ठीक है, जो हो गया है, कहीं कुछ गलतफहमियां मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अगर वो दूर हो जाती हैं तो हम फिर गठबंधन। जिस जयंत के सहारे अखिलेश आगामी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने की बात कर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर सीट पर साइकिल चलाने का दावा कर रहे थे, उसी सीट पर जब बात चुनाव लड़ने की आई तो अखिलेश लाल रंग दिखा दिए और सियासी दोस्त से सियासी दुश्मनी मोल ले ली। लेकिन क्या अब भी गठबंधन में कोई गुंजाइश बची है? इसका फैसला भी अखिलेश जयंत को ही करना है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का दबदबा है। मेरठ सीट पर आरएलडी ने जीत का दावा किया है। जाटलैंड में आरएलडी का जातीय समीकरण भी सेट है और यही वजह है कि जयंत अखिलेश को अपने ही गढ़ में आंख दिखाने को मजबूर हो गए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब अखिलेश यादव के लिए हो गई है, क्योंकि जो निकाय चुनाव में उनकी नीति से खुश नहीं, वो कैसे 2024 के सियासी रण में साथ रहकर विरोधी को चुनौती दे पाएंगे। खैर, समाजवादी पार्टी और आरएलडी में सियासी रार के बीच बीजेपी ने गठबंधन धर्म के कर्म पर मुहर लगा दी और उस सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने से मना कर दिया, जिससे मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बीजेपी दबदबा कायम कर सकती थी। रामपुर की स्वार सीट पर सहयोगी दल को टिकट, अपना दल एस के उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद चुनाव हो रहा है। रामपुर में जीत के बावजूद भी सहयोगी दल पर भरोसा। बात निकाय चुनाव की हो या फिर उपचुनाव की, बीजेपी गठबंधन धर्म निभाकर अपने सहयोगी दल को टिकट दे रही है। लेकिन बार बार सपा गठबंधन से दूर हो रही छोटी छोटी पार्टी को रोकने के लिए अखिलेश अपने अभिमान से समझौता नहीं कर सके और उसका खामियाजा एक बार फिर समाजवादी पार्टी को भुगतने का वक्त आ गया है। इस बार जयंत चौधरी अखिलेश से दूरी बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सीट बंटवारे पर गठबंधन में दरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लाख टके की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।